जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एनालिसिस 17 जनवरी का आज हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर नज़र डालते हैं। अब देखिए, आज का जो इंडियन एक्सप्रेस है ना, वो तो इस तरीके का है कि मतलब उन्होंने ज़्यादा जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो छोड़कर बाकी पूरा कचरा जो है वो भर के रखा है। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, वैक्सीन रूट टू हेल्दी इंडिया, कोई मतलब नहीं है पढ़ के टाइम वेस्ट करके। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये वाला जो है पोस्ट वैक्सीनेशन डेथ जो नॉर्वे में हो रही है, ये वाला ऑलरेडी जो शशांक सर है उन्होंने अपने ही जो यूट्यूब का चैनल है उस पर इसके बारे में डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है। और ये वाला अगर हम देखते हैं, रैपिड ब्लड टेस्ट प्रिडिक्ट्स विच कोविड पेशेंट विल डेवलप सीवियर डिसीज, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज की और आइडियाज़ पेज की, तो इसमें एडिटोरियल पेज में एक भी एडिटोरियल से बोलने के लिए एडिटोरियल है, बाकी एडिटोरियल जो है कुछ खास नहीं है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो पॉलिटिकल अपना आइडियोलॉजी होती है उसी को हम यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर के जरिए थोपा जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी अब ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो है वो हो रहा है, जस्ट लाइक द हिंदू। अगर हम आइडिया स्पेस देखते हैं तो ये वाला जो एडिटोरियल है ये इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, मगर ऐसा आर्टिकल हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, डिटेल में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला अगर हम देखते हैं, के शेप्ड बजट। अब देखिए, के शेप्ड रिकवरी किस तरीके की होती है ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना। मतलब क्या होता है के शेप्ड रिकवरी, मतलब बेसिकली क्या है कि एक जो टप्पा है वो ऊपर जा रहा है और एक जो टप्पा है वो नीचे आ रहा है। इस तरीके से हमें के शेप्ड रिकवरी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात की जा रही है बजट की। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जहाँ आपको बजट दिखाई दे वहाँ समझ लीजिए कि ज्योतिष जो है वो बैठे हुए हैं और प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट में क्या होने वाला है और क्या यहाँ पर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है। ये सबसे अच्छा है कि जब बजट आ जाएगा तभी सारी चीज़ें जो है वो सामने निकल आएगी। मैच कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, कौन कितने रन बनाएगा, ये पहले देखने के बजाय मैच जब एक्चुअल में होगी उस टाइम पर देख लो, है ना। तो ये वाला आर्टिकल हम नहीं देखने वाले हैं, ये वाला देखने वाले हैं। अगेन ये वाला जो एडिटोरियल है ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम उसी तरह अगर हम द हिंदू भी देखते हैं तो उसमें ये वाला जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप जो है, शैडो एंटरप्रेन्योरशिप, तो एक नया वर्ड भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसे हम यहाँ पर ये वाला अगर हम एडिटोरियल देखते हैं तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगेन फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहा है। ये अगर हम देखते हैं तो अगेन व्हाट्सएप प्राइवेसी जो है उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर वैक्सीनेशन जो उसके बारे में बात की जा रही है। और ये भी अगर हम देखते हैं लिबरल ग्लोबलाइजेशन, कुछ भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब आपके लिए यहाँ पर खुशखबरी ये है कि आज के न्यूज़पेपर में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम एडिटोरियल है जो आपको ध्यान में रखने हैं और रिवीजन करने में भी आपको काफ़ी आसानी जाएगी। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं। उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ एमएम एकेडमी ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है जानने को मिलेगी। तो चलिए अब यहाँ पर एक एक एडिटोरियल पर आते हैं। यहाँ पर पहला एडिटोरियल है राइज ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, ये हमारे जीएस पेपर 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? अब यहाँ पर चल क्या रहा है, पहले केस देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या काम आएगा वो हम देखेंगे। क्या हुआ है कि एक जो प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर ने क्या किया कि ऑनलाइन कंटेंट जो है वो यहाँ पर सेल कर रहा है और बच्चों को बोल रहा है कि भैया मैं आपको फेक सर्टिफिकेट जो है वो दूंगा और आपको अब बैठना ही पड़ेगा, ये जो कोर्स है वो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके जरिए क्या हो रहा है, प्रोफेसर जो है अपनी जो पद है उसका यहाँ पर गैर उपयोग उसका कर रहा है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, ये पूरे एथिक्स जो है ये अपने कचरे के डब्बे में डाल रहा है ना। अब इससे क्या होगा, जो उसका कंटेंट है, जो ऑनलाइन वो कंटेंट बेच रहा है वो कैसा भी रहो, लेकिन अब बच्चे जो है वो फेक सर्टिफिकेट बोलिए या फिर पास हो जाए उस चक्कर में बोलिए, यहाँ पर ये खराब कंटेंट जो है वो भी ज़बरदस्ती उनको लेना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती ऑनलाइन जो कंटेंट है उस पर उनको आना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे समस्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो तो ये जो चीज़ें चल रही है इसको आप कैसे दूर करोगे, है ना। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि कैसे आप इन चीज़ों को दूर करोगे, क्योंकि यहाँ पर इसको दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि द कॉजनरी टेल फॉर द ग्लोबल राइज ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब सवाल यही आता है कि शैडो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है।
है ना। तो ये जो चीज़ ये कर रहा है यही है शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। क्या मतलब ये कि अगर एक पर्टिकुलर जो क्लासरूम लेक्चर्स है वो होते हैं। अब क्लासरूम लेक्चर मतलब ये क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल वे से चल रहा है ना, मतलब ट्रेडिशनल वे से सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। लेकिन उसके व्यतिरिक्त अगर कोई ऐसी चीज़ चले जो कि रिकॉग्नाइज ना हो या फिर रेगुलेटेड ना हो, तो उससे हम कहते हैं शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आ रहा है आपको? मतलब बेसिकली क्या है कि ऐसा मार्केट, ऐसी इकोनॉमी जो रेगुलेटेड नहीं है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनकी नज़र नहीं है, उससे हम कहते हैं शैडो मार्केट। अब शैडो एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहेंगे हम वैसे एंटरप्रेन्योर जिन पर गवर्नमेंट की नज़र नहीं है या फिर गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग में नहीं आते हैं, उन्हें हम कहते हैं शैडो एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। अभी तो अगर आप देखोगे तो जो ऑनलाइन कंटेंट होता है काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड हो गया है, मगर फिर भी अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती है कि ऐसे जो मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज जो है वो बच्चों को किया जाता है। जो कंटेंट है वो किसी और चीज़ पर कुछ भी दिया जाता है। काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी जूनियर हेड जो है, जूनियर वाइट हेड, उसके बारे में भी हमें देखने को मिली है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है ये सिर्फ एजुकेशन फील्ड में ही नहीं, लेकिन बाकी सेक्टर जो है वहाँ पर भी देखने को मिलता है। जैसे कि फाइनेंस हो गया, है ना, बेटिंग इकोनॉमी हो गई, हेल्थ केयर हो गया। तो कई जगहों पर हमें शैडो एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलती है। कई आपने यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो प्रमोट की जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया जो है सेकंड हाईएस्ट नंबर पर है शैडो एंटरप्रेन्योर्स के लिए पूरी दुनिया में। और ये आप आर्टिकल देखिए 2014 का है। तो आप समझ सकते हो अभी ये जो चीज़ है ये कोविड की वजह से कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो ऑनलाइन इस पर आ गई है ना। ऑनलाइन एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा बूम मिला है, ऑनलाइन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उसको काफ़ी ज़्यादा बूम मिला है ना। अब यहाँ पर अगर देखोगे इंडिया जो है सेकेंड हाईएस्ट नंबर है शैडो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पूरी दुनिया में। और यहाँ पर एवरी बिजनेस जो लीगली रजिस्टर्ड है इंडिया में, ठीक है, फॉर एवरी बिजनेस दैट इज लीगली रजिस्टर्ड इन इंडिया देर आर 127 शैडो बिजनेस दैट आर नॉट। अब शैडो एंटरप्रेन्योर्स क्या है, वो ऐसे इंडिविजुअल्स है जो यहाँ पर मैनेज करते हैं अपने बिजनेस को, गुड्स एंड सर्विस को, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर जो रजिस्टर्ड नहीं है ये तो आती ही है शैडो एंटरप्रेन्योर्स में, लेकिन हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनका रेगुलेशन ना हो, जो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मीन से चलता आ रहा है उसके व्यतिरिक्त जाकर कुछ अगर कर रहे हो वो भी हम शैडो एंटरप्रेन्योर्स में गिनेंगे। ठीक है। मतलब जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, है ना, शैडो इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, ये हम बेसिकली शैडो एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन अगर आप इंस्टीट्यूट देखोगे इंक्लूडिंग एमएम एकेडमी जो है ये भी जीएसटी रजिस्टर्ड है, यहाँ पर सारे टैक्सेस जो है वो पे किए जाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है कि सप्लाई एंड डिमांड शॉक, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो रही है। जो भी चीज़ें चलती है वो सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पर ही चलती है। मतलब क्या हो रहा है कि जितनी डिमांड है उतना अगर सप्लाई आ जाए तो मतलब प्राइजेस जो है वो क्या रहेगी, वो मेंटेन्ड रहेगी, है ना। लेकिन अगर सप्लाई जो है वो कम हो जाए और डिमांड जो है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें जो प्राइजेस है बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगी, पॉजिटिव नोट पर चली जाएगी। और अगर किसी चीज़ की डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो वैसे सिनारियो में जो प्राइजेस है वो उसकी नेगेटिव मतलब नीचे उतर जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सप्लाई एंड डिमांड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर ये जो मार्केट है इसको हम सही ढंग से ला सकते हैं। शैडो एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी मीडिएटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब क्या है, जो बच्चे हैं लॉकडाउन की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करें, चलो भैया आप ऑनलाइन इस पर आ जाओ, ऑनलाइन इस पर आपको सारी चीज़ें जो है मिल रही है। जैसे कि एमएम एकेडमी है, सारे आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको घर बैठे पूरी पढ़ाई हो रही है। तो अब स्टूडेंट जो है उनको भी अच्छा लग रहा है ना। इससे तो हमारे हज़ारों में जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट। बहुत सारे अगर आप कमेंट्स देखोगे, बहुत सारे अगर आप रिव्यूज़ देखोगे तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि जो इतने पैसे देने के बाद भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जा रहा था, और जैसे एमएम एकेडमी पर क्या होता है, मैं लाइव आप लोगों के साथ कंसल्ट करता हूँ, लाइव आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ इंडिविजुअली, जहाँ पर आप लाइव मेरे साथ इंटरेक्ट करते हो। उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि ऐसा तो हमें वहाँ पर भी इतना पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल रहा था इतने पैसे पे करने के बाद भी। तो टेक्नोलॉजी मीडिएटेड सर्विस जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है ना। उसके वजह से क्या हो रहा है कि अब जो ट्रेडिशनल वे से चलता आ रहा था एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है कि हाँ भैया वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना, आइए हमारे यहाँ पर आ जाइए, ये हम यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना। तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लॉकडाउन की वजह से जो सप्लीमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लॉकडाउन की वजह से जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है शैडो एंटरप्रेन्योर्स का वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा राइज हो गया है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ओल्ड कंज्यूमर्स है वो तो आ ही रहे हैं और नए जो है वो भी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं।
क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो सारे एस्पिरेंट्स को पता चल गया यार, घर बैठे जब पढ़ाई हो रही है, घर बैठे जब हमें गाइडेंस मिल रहा है, तो क्यों 2-2 लाख, और वो भी कितने मिल रहा है, अगर आप देखोगे तो 3-4 हज़ार में यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही है, तो 2-2 लाख पे क्यों करें? वहाँ क्लासरूम में जाकर बैठे भी, वहाँ ये भी हो वो भी हो, क्यों करें जब यहीं पर सब कुछ मिल रहा है, वो भी 3-4 हज़ार रुपये में, है ना? तो यहाँ पर यही प्रीफर करेंगे। तो न्यू एंट्री जो है न्यू कंज्यूमर्स की, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब फर्स्ट मूवर्स ये जो स्पेस में है, उनका इरेशनल हाई वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। अब जो बड़े बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, छोटी छोटी जो है उनको यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं, उनको यहाँ पर अपने इसमें ले लेते हैं, है ना? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस में ऑल्सो शो अप विथ क्रॉस बॉर्डर नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है, जैसे चाइनीज़ इंस्टेंट लोन प्रोवाइडर्स ऑनलाइन, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे हु आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स पर से बट आर कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज जो है वो ले सकते हैं पोस्ट पेंडेमिक मार्केट कंस्ट्रेंट का। ज़्यादा कंज्यूमर से जो पैसा है वो ले लेना, भैया नहीं 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 इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना, है ना? ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमेशा देखिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रहनी चाहिए। आपके पास प्रॉब्लम्स तो है, उसका सॉल्यूशन भी आपके पास रहना चाहिए कि क्या किया जा सकता है जिससे कि आप प्रॉपर मेंस में आंसर जो है वो लिख पाओ। ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है ना? क्योंकि काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। शैडो एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी न्यूज़ में है, इसका मतलब क्या है ना? शैडो फर्म जो है वो न्यूज़ में है, इसका मतलब क्या है? या फिर शैडो फर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स देखने को मिल रहे हैं, तो कैसे उनको हम सही कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड ऑफ प्राइवेट कोचिंग हाउसेस इंडियन एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग जो है क्वालिटी की, वो यहाँ पर काफ़ी एसेंशियल है ना? कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि पैसों के लिए अब उठे सूटे अर्न सर्ण कोई भी यहाँ पर पढ़ाना शुरू कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तादाद बहुत बढ़ रही है ना? लेकिन क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ी जो चीज़ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले ऐसा था कि बहुत कम ये थे कि मतलब तैयारी कर रहे हैं, वो पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, पढ़ा रहे वो हैं जिनमें कैपेबिलिटी है। अभी जैसे मैं एग्ज़ाम देता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मेरा पैशन है पढ़ाने का, तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना? अब उसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो अब्यूज़ भी करते हैं कि यार फिर तू क्यों नहीं निकाल रहा है, तू क्यों, अरे भाई मैं एग्ज़ाम दे ही नहीं रहा हूँ तो क्यों निकालूंगा, है ना? मुझे पैशन है पढ़ाने का, क्या पढ़ाने का पैशन नहीं हो सकता है? तो ये जो चीज़ है यहाँ पर क्या हो रहा है, अब बहुत सारे ऐसे भी हो रहे हैं कि हाँ चलो यार हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, पैसा जो है बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसमें पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, तो चलो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या हो रहा है, क्वालिटी जो है ना वो डिग्रेड होती जा रही है। तो क्वालिटी को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है ना? कॉम्प्लीमेंटेड विथ नॉन कंप्लायंस, यहाँ पर पनिशेबल जो है वो बनाना ज़रूरी है, जेल टर्म के साथ, सारी चीज़ों के साथ। अगर भाई कंप्लायंस नहीं रख रहे हो तो आपको जेल टर्म होगी। यहाँ पर शैडो फर्म जो है, जो यहाँ पर कंप्लाई करते हैं तो उनको वेलकम किया जाना चाहिए, है ना? तो ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। विदाउट रेगुलेशन सिचुएशन जो है वो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, तो मॉनिटरिंग जो है वो ज़रूरी है। प्लस यहाँ पर क्या होगा, जो रेगुलेशंस है वो हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा, जो एक्टिविटीज़ है उसको हार्मोनाइज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटिटिव बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, बिटवीन कॉम्पिटिशन अथॉरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपका एक प्रॉपर आंसर जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मज़ा आ रहा है, ये वाला आर्टिकल ज़बरदस्त है, मतलब आप इसका रिविजन जो है वो भी ज़रूर कीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, बैलेंस्ड डाइट। ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड डाइट के बारे में बात की गई है। अब आप बोलोगे सर ये तो ऐसा हो गया कि यहाँ पर बात की जा रही है कि समर सीज़न, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर समर सीज़न के बारे में बात की जा रही है। खैर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, फ्रेमिंग एंड ऑप्टिमल एग्री फूड पॉलिसी इन इंडिया, ये बहुत ज़रूरी है। नीड ऑफ द आवर क्या है कि ऑप्टिमल एग्री फूड पॉलिसी जो है इसका रहना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग एक्सपेक्ट में इसको देखा गया है, जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी काम आ सकता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, पॉलिसी जो है वो यहाँ पर इश्यूज़ जो यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट रन नहीं लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म चैलेंजेस को भी सॉल्व करे, वो हमें यहाँ पर पॉलिसी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप हमारी पॉपुलेशन देखते हैं तो यूएन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन जो है 2019 का, वो इंडिकेट करता है इंडिया लाइकली टू बी मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2027। 2030 तक अगर आप देखोगे तो 600 मिलियन लोग जो है वो हम क्रॉस कर चुके होंगे। मतलब पेंडेमिक का पूरा जो कसर है वो यहाँ पर हमें 2030 तक देखने को मिलेगी। इंडियन एग्रीकल्चर जो है, एवरेज होल्डिंग साइज अगर हम देखते हैं 1.08 हेक्टर्स हमें देखने को मिलती है। 42% ऑफ द कंट्रीज वर्क फोर्स, समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा है। कल्टिवेबल लैंड एंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर लिमिटेड है, ऑलरेडी अंडर सीवियर प्रेशर है। मतलब क्या है कि लोग जो है जो एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है, उससे जो आउटपुट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन निकल रहा है ये बहुत कम है। प्लस
यहाँ पर जो प्रेशर है ग्राउंड वाटर का, जो यहाँ पर काम करना पड़ता है, ग्राउंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है, कल्टिवेबल लैंड की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पर हो रहा है श्रिंक, है ना। तो काफ़ी प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, तो ये आपको काम आ सकता है। खैर इतना आप ध्यान में मत रखिए, इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे में सारी चीज़ें आपको फिर से देखने को मिलेगी, इसलिए इस पर अभी फालतू का जो वक्त है वो ज़ाया मत कीजिए। ये नए जो आंकड़े हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, एकदम अब्रप्ट चेंजेस हो जाए ऐसा नहीं होता है। आपको बेसिकली क्रोनोलॉजी जो है वो समझना पड़ता है। यहाँ पर आप देखोगे पॉलिसी जो एटलीस्ट 4 टच स्टोन्स यहाँ पर रहने चाहिए। कौन से हैं ये? 1, 2, 3 एंड 4। तो पहला क्या है, यहाँ पर इनफ फूड प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, फीड प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, फाइबर प्रोड्यूस करना ज़रूरी है लार्ज पॉपुलेशन के लिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर हम सप्लाई नहीं देंगे, सप्लाई अगर डिक्रीज़ हो जाएगा, डिमांड यहाँ पर इंक्रीज़ होती जाएगी, तो रेट जो अपने आप बढ़ेंगे। तो मतलब जो अमीर इंसान है वही सिर्फ खाना अफोर्ड कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो वैसे सप्लाई भी बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन रहे। दूसरा, नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट, मतलब हमें पॉलिसी ऐसी बनाना है, इस मैनर में खाद्य उगाना है, खाना उगाना है कि वो एनवायरमेंट को तो प्रोटेक्ट करे ही करे, जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गई, लेकिन जो हायर प्रोडक्शन है वो भी हम यहाँ पर अचीव करें विथ कॉम्पिटिटिवनेस। मतलब क्वालिटी जो है वो भी हमारी अच्छी रहनी चाहिए, जो प्रोडक्शन है वो भी हमारा अच्छा रहना चाहिए, जिससे कि हमारा क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड अगर हम देखते हैं, सीमलेस मूवमेंट जो है फूड की फ्रॉम फार्म टू फोर्क, है ना, ये यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर मार्केट कॉस्ट जो है उसको कम रखनी है, जो फूड लॉसेस है उसको कम करने हैं, जिससे कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 100 kg प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अभी क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कुछ सड़ जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ यहाँ पर लॉस हो जाता है, तो समझ लीजिए कि 80 kg जो है वो इफेक्टिवली आ रहा है। लेकिन इसको अगर हम कम कर देते हैं, समझ लीजिए 95 kg जो है अगर हमारा रह रहा है, तो ये सप्लाई ही इंक्रीज़ कर दिया हमने, ऐसा हो जाएगा, है ना। एंड फाइनली अगर आप देखोगे, कंज्यूमर जो है वो सेफ न्यूट्रिशियस फूड उनको मिलना चाहिए अफोर्डेबल प्राइजेस पर। हम ये सारी चीज़ें अगर करेंगे ऊपर की, अपने आप जो कंज्यूमर है उसको अफोर्डेबल प्राइस पे जो खाना है वो मिलेगा, न्यूट्रिशियस खाना जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसकी इनकम कम भी है उनको भी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का खाना जो है वो दिया जाएगा। अब देखिए प्रोडक्शन फ्रंट पर अगर हम देखते हैं, बेस्ट पॉलिसी है कि हम R&D पर इन्वेस्ट करें। अब क्या है, सबसे पहले हमें प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ करना है ना। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, जो R&D उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन हम अच्छा कैसे करें, है ना, कैसे हम यहाँ पर जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसको सुधारें, ये बहुत ज़रूरी है। तो मतलब एग्रीकल्चर में R&D करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया जो उसने इन्वेस्ट करना है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इंडिया जो है वो क्रिटिकली फेल हो रहा है, जो नेचुरल रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करने में, स्पेशली वाटर बोलिए, सॉइल बोलिए, उसको प्रिजर्व करने में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती जा रही है, क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। और देखिए मैं अभी बाहर हूँ, तो बाहर में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा जो साउंड है उसका डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं बाहर रहने के बावजूद आप समझ लीजिए कि गाड़ी में ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उतना आप थोड़ा बियर कर लीजिएगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है, पंपिंग ग्राउंड वाटर और हाईली सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र, ठीक है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली यूरिया अगर हम देखेंगे तो डैमेजिंग ग्राउंड वाटर लेवल, है ना। तो ये मतलब क्या हो रहा है, जैसा हमने देखा हुआ है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जा रही है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, हाँ भैया लगा दो, चलो ग्राउंड वाटर खींचो, मशीन लगाओ, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है। अब हम अगर पानी दे रहे हैं तो भैया फर्टिलाइज़र भी दो, है ना। जो फर्टिलाइज़र है उसका हाईली सब्सिडाइज कर रहे हैं, सस्ते में फर्टिलाइज़र मिल रहा है, चलो भैया डालो फर्टिलाइज़र, पूरे खेत को भर दो फर्टिलाइज़र से, फर्टिलाइज़र ही उगाएंगे अब हम। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ये क्या हो रहा है, एक तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है कि लोग ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर को, उससे ग्राउंड वाटर लेवल जा रही है। और हाईली सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र रखने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सॉइल है वो भी डिग्रेड हो रही है, और ये क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती जा रही है, मतलब कल्टिवेबल लैंड और श्रिंक होता जा रहा है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाता है। तो ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ें हमें किस तरीके से इसको करना है, पॉलिसी हमें किस तरीके से रखनी है। मार्केट सेगमेंट अगर हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ और एग्री कमोडिटीज़ और कॉस्ट जो है वो हाई हमें देखने को मिल रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर हम बाकी के देखते हैं तो मतलब यहाँ पर पुअर लॉजिस्टिक्स है, लो इन्वेस्टमेंट है सप्लाई लाइन पर, हाई मार्जिनस है ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जो बीच में आते हैं उसके इंटरमीडिएटरीज के हाई मार्जिन है। ठीक है, जो भी लोग बीच में आ रहे हैं, तो फार्मर को यहाँ पर पैसा मिल ही नहीं पाता है, ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एग्री मार्केटिंग में हमें यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है, और जो भी बीच में चैलेंजेस आते हैं उससे भी हमें लड़ना है। अब यहाँ पर अगर हम कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मतलब जो लोग हैं वो खरीद पाए,
तो बेसिक हंगर जो है वो यहाँ पर हमें कॉन्कॉर्ड करनी है। बिगेस्ट चैलेंज अगर हम देखते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स का, तो माल न्यूट्रिशन, स्पेशली जो बच्चे हैं उनमें माल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। विमेन का एजुकेशन जो है वो हमें करना है, सैनिटाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, है ना, न्यूट्रिशियस फूड यहाँ पर उनको बताने पड़ेंगे। जब हम वहाँ पर उनको क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशियस फूड के बारे में बताएंगे कि अभी आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हो, क्यों, क्योंकि वह हमारा जो नॉर्मल हम विदाउट न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं वो हमारा 100 रुपये में खाना हो रहा है, ठीक है, दोनों टाइम का 100 रुपये में खाना हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर, हमारे पास कितने हैं, 500 रुपये हैं, 500 रुपये में से हम यहाँ पर 100 रुपये जो है वो खर्च कर रहे हैं खाने में, और हम 400 रुपये सेव कर रहे हैं। वही अगर हम न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं तो हमारे यहाँ पर समझ लीजिए 300 रुपये जो है वो खर्च हो रहे हैं, हमारे सिर्फ सेव हो रहे हैं 200 रुपये। लेकिन इसमें अगर हम ये बता दें कि आप ये जो 400 रुपये सेव कर रहे हो, ये फिर आप नॉन न्यूट्रिशियस फूड खाने की वजह से हॉस्पिटल में देना पड़ेगा आपको 200 रुपये, ठीक है, या 300 रुपये, मतलब आपके 400 रुपये टोटल खर्च हो रहे हैं, 100 रुपये सिर्फ सेव हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके 200 सेव हो रहे हैं अगर आप न्यूट्रिशियस फूड खाओ, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका वैसे भी बचत ही हो रही है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड जो है इसको यहाँ पर सही करने की ज़रूरत है। ये जो है, अब यहाँ पर कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद, कि ऑल दिस वुड मीन सेटिंग एग्री फूड पॉलिसीज ऑन द डिमांड ड्रिवन अप्रोच। कौन सा है, डिमांड ड्रिवन अप्रोच जो है उस पर यहाँ पर रखना ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी प्रोटेक्ट करना, इफिशियंसी प्रोटेक्ट करना, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, है ना, अफोर्डेबल प्राइस पर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। क्लियर है। आइए यहाँ पर नेक्स्ट एक न्यूज़ आर्टिकल है, उस पर नज़र डाल लेते हैं। 5G एंड हाउ प्रिपेयर इज़ इंडिया, इंडिया कितनी प्रिपेयर है। तो छोटा सा एक न्यूज़ आर्टिकल है जो आज के इकोनॉमी सेक्शन में हमें देखने को मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ साउट इनपुट्स फ्रॉम टेलीकॉज एंड अदर इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट। यहाँ पर जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी लेने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है, जब हम यहाँ पर 5G दे रहे हैं, 4G दे रहे हैं, 6G 7G जो भी देंगे, उसमें एक हमें स्पेक्ट्रम जो है वो खरीदना पड़ता है। हाँ, ये स्पेक्ट्रम में हम वो देने वाले हैं, वो किस पर चलता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 5G टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे डिफरेंट है, तो 5G या फिर 5th जनरेशन जो है लेटेस्ट अपग्रेड है। अभी हम 4G जो है वो इस्तेमाल करते हैं, फास्ट इंटरनेट है। तो 5G मतलब इसका अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब ज़्यादा स्पीड जो है इंटरनेट की बढ़ जाएगी, है ना। इन द टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रांडेड नेटवर्क, 5G मेनली ये 3 बैंड में काम करता है, नेमली लो, मिड एंड हाई, ठीक है। ये 3 फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में काम करता है, और जिनके अपने अपने कुछ एडवांटेजेस है, कुछ कुछ लिमिटेशंस है। लो बैंड अगर स्पेक्ट्रम देखते हैं तो ग्रेट प्रॉमिस यहाँ पर दिया है इन टर्म्स ऑफ कवरेज और स्पीड जो है इंटरनेट की, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड जो है इज लिमिटेड टू 100 Mbps। आप बोलोगे तो अभी भी मिल रही है, ठीक है, तो 5G मोबाइल पर, ठीक है। मिड बैंड स्पेक्ट्रम अगर हम देखते हैं ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पर हायर स्पीड देता है एज कम्पेयर टू लो बैंड, ठीक है, लेकिन उसके लिमिटेशंस कवरेज एरिया पर है, पेनिट्रेशन सिग्नल पर है। तो मतलब क्या है, अगर आपको प्रीलिम्स में खासकर क्वेश्चन आ सकता है कि लोअर बैंड, मिड बैंड, इसमें क्या है, जो लोअर बैंड है आपका ज़्यादा देगा स्पीड, मिड बैंड जो है वो कम देगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। टेलीकॉज एंड कंपनीज जो है जिन्होंने यहाँ पर लीड लिए 5G में, उन्होंने इंडिकेट किया है कि बैंड जो है यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री यूनिट्स बिल्डिंग कम्पिटिटिव नेटवर्क, यहाँ पर मॉड्यूल हो सकते हैं या फिर मोल्ड हो सकते हैं, नीड ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। हाई बैंड स्पेक्ट्रम जो है हाईएस्ट स्पीड प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब बैंड जो है वो कैसा जाएगा, लो, कम, फिर उसके बाद मिड, फिर उसके बाद हाई, इस तरीके से स्पीड जो है वो हमें देखने को मिलती है। इंटरनेट स्पीड अगर हम देखते हैं 5G की, एज हाई एज 20 Gbps, भाई साहब बहुत हाई है, मतलब 1 सेकेंड में आपका वीडियो जो है वो डाउनलोड हो जाए, इतनी स्पीड यहाँ पर है। इंडिया जो है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, इंडिया अगर आप देखोगे 2018 में प्लान किया था 5G सर्विस स्टार्ट करने का एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन कैपिटलिज्म जो है उसी में यहाँ पर मात खा रहा है। जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, रिलायंस जियो बोलिए, भारती एयरटेल बोलिए, है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वोडाफोन आइडिया बोलिए, ये यहाँ पर अर्ज कर रहे हैं DOT को कि यहाँ पर क्लियर रोड मैप जो है स्पेक्ट्रम एलोकेशंस का वो हमें दो, है ना, 5G फ्रीक्वेंसी बैंड का वो हमें दो। ओके, तो यहाँ पर अगर आप बिग हर्डल देखते हो, खासकर जो भारतीय एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, ये है कैश फ्लो का। कैश उनके पास कम है, कैपिटल जो है वो एडिक्वेट उनके पास नहीं है ना। और अगर आप देखते हो जियो, तो इनके पास तो अच्छा खासा है, तो ये तो फटाफट कोशिश करने वाले हैं, लेकिन इनका ऐसा है कि खुद के इस पर वो जा रहे हैं, पूरा खुद का क्रिएट करके। ग्लोबल प्रोग्रेस अगर हम देखते हैं, मोर देन गवर्नमेंट, ग्लोबल टेलीकॉस कंपनीज जो है उन्होंने यहाँ पर 5G नेटवर्क स्टार्ट किया है। और उसी के साथ साथ USA बोलिए कंपनी जो है AT&T, टी मोबाइल, है ना, वेरिजन, उन्होंने यहाँ पर लीड ली है इन सारी चीज़ों में। और साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग जो, उसने अपना हार्डवेयर जो है वो 5G नेटवर्क के इस पर बांधना शुरू कर दिया है। तो ये बेसिक चीज़ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है 5G के बारे में।
तो अगर हम न्यूज़पेपर भी देखते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं, लेकिन आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा आज के पूरे ही न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर अगर हम देखते हैं तो इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर जो जॉनसन है उसने इनवाइट किया है प्रधानमंत्री को G7 में। तो G7 के बारे में आपको पता रहना चाहिए, आपके लिए एक समझ लीजिए होमवर्क है। G7 के बारे में आप डिटेल में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। G7 ब्लॉक इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है उसमें, है ना। और चाइना अगर आप देखोगे तो वो उसका मेंबर नहीं है, ये आपको पता रहना चाहिए। बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1975 में फॉर्म की गई थी, ठीक है। और ये एनुअली मिलते हैं जिससे कि सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जा सके। इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना। और इंडिया जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा इसमें, तो काफ़ी अच्छी चीज़ ही होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और फिर अगर हम देखते हैं तो बाकी पूरे फ्रंट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज अगर हम देखते हैं इसमें भी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही, इंक्लूडिंग अगर हम कोई केस स्टडी भी देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगेन वही सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर ट्रेन जो है उसको यहाँ पर किया गया है कनेक्टिविटी टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो लाया गया है। तो कभी कभार आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे तो जो ट्रेन है मोस्टली उनके नाम जो है वो आपको आ सकते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ओके। और फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लेन्ड एडिटोरियल आइडियाज़ पेज हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर हम वर्ल्ड न्यूज़ पे भी देखते हैं तो यहाँ पर वॉल्केनो जो इरप्शन हमें देखने को मिल रहा है इंडोनेशिया में, तो इसके बारे में भी ऑलरेडी हमारे लेक्चर पर सेपरेट वीडियो जो है वो शशांक सर ने बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। अगेन फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का 5G वाला जो है वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। बाकी तो कुछ खास न्यूज़ यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही है। फिर स्पोर्ट्स जो है उसमें भी कुछ खास नहीं है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आज आपके लिए रेस्ट डे जैसा ही है, आपको थोड़ा बहुत ही यहाँ पर पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही होमवर्क करना है, थोड़ा बहुत ही आपको न्यूज़पेपर जो है उस पर नज़र डालनी है। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़िए, बाकी टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। कल के न्यूज़पेपर में हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हमारे लिए निकल कर आए। तो ये हमारे वीडियो का एंड है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।